अभी ये उसी वीडियो का तीसरा पार्ट है जिसके अंदर अब आपको फिस्कल डेफिसिट का एक थोड़ा सा आइडिया हो चुका है और बेसिक्स में आप ये अकाउंट उसके दोनों समझ चुके हो। रेगुलर अकाउंट भी और फ्यूचर का अकाउंट भी हम समझ चुके हैं। अब यहाँ पे आप खुद से एक चीज पूछिए कि अगर आप अपने रेगुलर खर्चे को मैनेज नहीं कर पाएंगे, आप रेगुलर ऐसी चीजें होती हैं जिनको आप अवॉइड नहीं कर सकते। ठीक है, मतलब अवॉइड करने से मेरा मतलब क्या है कि अगर आप खाना खाते हैं तो वो आपका एक रेगुलर फेयर है, आप 3 टाइम पे खाना खाते हैं, तो आप ये नहीं कर सकते कि आप लंबे टाइम पीरियड के लिए अपना खाना कट डाउन करना शुरू कर दे। अगर आप रेंट पे करते हो तो रेंट मतलब आपके घर की एक जरूरत है, तो इसीलिए आप उसका रेंट पे करते हो, तो आप उसको लंबे टाइम पीरियड के लिए खत्म नहीं कर सकते हो। मतलब ये ऐसे अनअवॉइडेबल खर्चे होते हैं रेगुलर में जिनको अवॉइड नहीं किया जा सकता। तो तुम क्या कर सकते हो, तुम रेगुलर में अपनी इनकम इंक्रीज कर सकते हो। तो जरा रेगुलर में गवर्नमेंट की इनकम, अब जरा रेगुलर में गवर्नमेंट के खर्चों के ऊपर उतरते हैं। अब जैसे बजट है, बजट के अंदर डेफिसिट जो है वो 3 तरह का होता है। आप जो नाम ज्यादा सुनते हैं वो है फिस्कल डेफिसिट, जो कि दूसरा स्टेप है। पहला स्टेप क्या होता है, ये शुरुआत कहां से होती है, रेवेन्यू डेफिसिट से। ठीक है, जब मेरे रेगुलर अफेयर्स ही नहीं पूरे हो पाएंगे, मेरी खुद की चादर ही इतनी बड़ी नहीं है कि मेरे पैरों को ढक सके, तो मैं क्या करूंगी, एक बड़ी चादर मांगने जाऊंगी। ठीक है, तो अब वो मैं मांगने जाऊंगी तो मेरे पे कर्जा चढ़ेगा। ओके, तो सबसे पहला जो स्टेप इस डेफिसिट का आता है वो है रेवेन्यू डेफिसिट, जो कि मेरे रेवेन्यू अकाउंट से निकलेगा। रेवेन्यू अकाउंट मेरा क्या था, जो रेगुलर अकाउंट था। मेरे डेली के खर्चे, मेरे एक साल के अंदर हर बार निकलने वाले खर्चे, जो ऐसा नहीं है कि मैं एक दिन छोड़ दूंगा, 2 दिन छोड़ दूंगा, मैं इनको अवॉइड नहीं कर सकता हूँ। तो पहले वहां से डेफिसिट आने के चांसेस हैं। अकाउंट तो 2 थे ना, एक रेवेन्यू अकाउंट और एक कैपिटल अकाउंट। अब कैपिटल अकाउंट के बारे में जरा सोचो, जब मैंने पिछली बार बताया था, कैपिटल सरप्लस हमारे लिए फ्यूचर में नेगेटिव हो सकता है, क्योंकि उसका एक्सपेंडिचर हमारी कंट्री को डेवलप करने में हेल्प करता है और उसकी रिसीट्स हमारी कंट्री को नीचे लेके जाती हैं। तो उसका सरप्लस हमारी कंट्री को नीचे लेके जा सकता है। फिर आया हमारे पास फिस्कल डेफिसिट, और तीसरा होता है प्राइमरी डेफिसिट। ओके, पहले बात करते हैं रेवेन्यू डेफिसिट की। अब ये रेवेन्यू डेफिसिट क्या है, सिंपली जो हमने रेवेन्यू रिसीट्स अर्न करी है वो कम है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर से। जो हम रेगुलर में इनकम अर्न कर रहे हैं टैक्सेस से, नॉन टैक्सेस से, वो कम है, और जो मैं रेगुलर में खर्चे कर रही हूँ वो ज्यादा है। तो इसका मतलब मेरे टैक्सेस या तो उनका बेस नैरो है या फिर रेट कम है। ऑब्वियसली कम चीजों के ऊपर लगाया गया होगा या फिर रेट बहुत कम है। क्या आप मेरे को बताओ कि एक दिन में ये टैक्सेस को बढ़ाया जा सकता है? अगर आप बढ़ाओगे तो हो सकता है कुछ लोग, अब अगर तुम टैक्सेस में से डायरेक्ट टैक्स बढ़ाते हो तो वो जो एक मिडिल क्लास है या रिच क्लास है, रिच क्लास में बिजनेसमैन आ गए, वो बहुत ज्यादा सफर करेंगे अगर तुम रेट एक्सटेंड करने की कोशिश करोगे, और अगर उनका वेलफेयर गिरा तो ऑब्वियसली वो डीमोटिवेट हो जाएंगे, वो काम करना नहीं चाहेंगे। और ओके, अब बात करते हैं, और मिडिल क्लास तो बेचारी वैसे ही सफर करेगी ऑब्वियसली। ठीक है, तो अगर मैं नॉन टैक्सेस इनडायरेक्ट टैक्सेस की तरफ जाऊं तो इनडायरेक्ट टैक्सेस नॉर्मली रिग्रेसिव टैक्सेस होते हैं। रिग्रेसिव टैक्सेस और प्रोग्रेसिव टैक्सेस क्या है, प्रोग्रेसिव मतलब टैक्सेस की रेट आपकी इनकम की रेट के साथ बढ़नी, मैं अमीर होती जाऊंगी रेट भी बढ़ती जाएगी। और अगर मैं रिग्रेसिव टैक्सेस की बात करूं, मैं जितनी अमीर होती जा रही हूं मेरे ऊपर पड़ने वाला टैक्स का बोझ जो है, वो रेट जो है वो कम होती जा रही है। इनडायरेक्ट टैक्सेस रिग्रेसिव टैक्सेस होते हैं। अगर ये मार्कर मैं खरीदने जा रही हूँ, मेरी इनकम मैं मान के चलती हूँ, मैं मिडिल क्लास में आती हूँ अगर, तो मेरे को भी ये 25 रुपए का अगर पड़ता है, 25 या 40 रुपए का जो भी पड़ता है, तो इसके ऊपर जितना टैक्स लगा मुझे भी उतना ही टैक्स पे करना पड़ा। कोई टाटा बिरलास खरीदने चले गए, उनको भी उतना ही टैक्स पे करना पड़ा, और एक अगर भिखारी भी खरीदने जाता है उसको भी उतना ही पे करना पड़ा। इसका मतलब बर्डन उसका सबसे ज्यादा किसके ऊपर है, भिखारी के ऊपर, फिर उसके बाद मेरे ऊपर, और उसके ऊपर बिल्कुल भी नहीं। तो
अगर तुम इनडायरेक्ट टैक्सेस को बढ़ाओगे तो तुम गरीबों के साथ या मिडिल क्लास के साथ उनके साथ जस्टिफाई नहीं होगा। ओके, ठीक है, मैं एक साइड टैक्सेस के साथ डील किया, एकदम से उनको बढ़ाना पॉसिबल नहीं है, नहीं तो लोग रिवोल्ट पे उतर आएंगे, गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज करने लग जाएंगे। और दूसरी चीज क्या है, बट फॉर द टाइम बिंग लंबे टाइम पीरियड में अगर तुम्हारे ऊपर बर्डन बहुत ज्यादा बढ़ रहा है, कर्जे बहुत बढ़ रहे हैं, तो तुम्हारे पास कोई ऑप्शन नहीं है, तुम्हें ये इंक्रीज करने पड़ेंगे, जैसे कि अभी इस सिचुएशन में हमारे ऊपर हो सकता है। ओके, नॉन टैक्सेस में मेरे कई सारे एसेट्स हैं जो मुझे इनकम अर्न करके देते हैं, फीस है, पेनल्टीज है, फाइन लगता है जब मैं वो नहीं, आपने पीछे करके देखा होगा कि गवर्नमेंट ने ये ट्रैफिक रूल्स बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट कर दिए थे, हैवी फाइन डालने शुरू कर दिए थे। या फिर 31 मार्च जब हमारे क्लोजिंग होती है फाइनेंशियल ईयर की, उस टाइम पे नॉर्मली लोग ऐसा कहते हैं नाका लगा होगा, वहां नहीं जाना। क्यों? क्योंकि उस टाइम पे गवर्नमेंट अपने पैसे, पुलिस अपने पैसे जो है वो पूरे कर रही है टैक्सेस के थ्रू। अब ऐसा क्या, हर एक सेक्टर को, गवर्नमेंट के सेक्टर को एक टारगेट दिया जाता है, वो टारगेट उनको 31 फाइनेंशियल ईयर तक कंप्लीट करना होता है, तो वो क्लोजिंग आते आते वो टारगेट के पीछे लग जाते हैं। ओके, तो एकदम से वो एसेट नहीं बना सकती। आप बोलो अगर रेलवे से उसको इनकम होती है, तो एकदम से एक बुलेट ट्रेन तैयार कर देना वो एक दिन का काम नहीं है, उसके लिए सालों लग जाते हैं। ओके, इसका मतलब आप इनकम को एकदम से बढ़ा नहीं सकते हो, एक साल के अंदर तो बिल्कुल भी नहीं। और दूसरी तरफ क्या है, दूसरी तरफ हम चले एक्सपेंडिचर्स में। एक्सपेंडिचर आप सब्सिडीज दे रहे हो, आपने किसी के साथ कमिटमेंट करी थी, आप उनको इंटरेस्ट पे कर रहे हो, आपने अपने एक गवर्नमेंट एम्प्लॉयज, सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट, उनके एम्प्लॉयज को आप कर्ज वो दे रहे हो, सैलरीज दे रहे हो, इनको आप कट डाउन तो नहीं कर सकते। हाँ भाई, मेरे को, मैं तो घाटे में जा रहा हूँ, तेरी सैलरी हम कट डाउन करेंगे, ऐसा नहीं हो सकता। एकदम से आप ऐसा नहीं कर सकते, नहीं तो फिर से रिवोल्ट होगा। ओके, तो ये हुआ रेवेन्यू डेफिसिट, जो एकदम से आप पूरा नहीं कर पा रहे हो तो आप पहुंचते हो फिस्कल डेफिसिट में, मतलब पूरे बजट का घाटा। अब पूरे बजट के अंदर आपके पास क्या क्या रहा, आपके पास रेवेन्यू रिसीट प्लस कैपिटल रिसीट्स, वो लेस देन हो जाती है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर प्लस कैपिटल एक्सपेंडिचर से। अब यहाँ पे जब तुम्हारा टोटल तुम घाटे में जा रहे हो, तो तुम सबसे पहले, अगर तुम घाटे में तुम क्या करोगे, आपको याद होगा हमारे रिसीट्स के अंदर क्या था, कैपिटल रिसीट्स के अंदर क्या ऑप्शन थे कि पैसा आना, दिखे तो आना, बट आने वाले फ्यूचर में वो डार्क है। सबसे पहले मैं कोशिश क्या करूंगी, जो मेरे पास पड़ी हुई चीज है मैं उसको बेचने की कोशिश करूंगी। ये दो ऑप्शन है, या मैंने किसी को लोन दिया हुआ है उससे वापस मांग लूंगी। कई बार जिसको तुमने लोन दिया है एकदम से उससे मांगना पॉसिबल नहीं होता। दूसरी चीज, मैं कहती हूँ मैं अपनी कोई चीज बेच दूंगी। फॉर एग्जाम्पल अभी LIC में गवर्नमेंट जो है वो डिसइन्वेस्टमेंट करने के मूड में है, या फिर वो एयर इंडिया के शेयर बेचने में चाहती है, या फिर अपनी ऑयल रिफाइनरीज जो है उनको भी वो सोच रही है कि हाँ उसको हम प्राइवेटाइज करने के वो चांसेस ले रही है। तो अब उनके अंदर अगर वो ये चीज जज करेगी कि मुझे लोगों से मांगना फायदे में रहेगा या फिर अपनी कोई चीज जो है उसको बेचना, तो फॉर द टाइम बीइंग, क्योंकि हर एक चीजों के पैसे गिर रहे हैं, शेयर प्राइसेस गिर रहे हैं, तो गवर्नमेंट अभी इस मूड में डिसइन्वेस्ट करने के मूड में नहीं है। तो फिर तीसरा ऑप्शन उसके पास क्या बचा, बोरोइंग करनी। जब ऐसी चीज घाटे में जाएगी तो उसके पास जो ऑप्शन बचेगा वो होगा बोरोइंग्स करनी। और वो बोरो एज अ गवर्नमेंट वो आम जनता से बोरो कर सकती है, कमर्शियल बैंक से बोरो कर सकती है, सेंट्रल बैंक से बोरो कर सकती है, या फिर हम ये चीज बोले वो सेकेंडरी मार्केट में अपनी सिक्योरिटीज को रखवा के लोन दे सकती है, या वर्ल्ड बैंक से लोन ले सकती है, या दूसरी कंट्रीज से लोन दे सकती है। अब लोन लेगी वो, बोरो करेगी वो, और वही बोरोइंग क्या है, फिस्कल डेफिसिट। ये फिस्कल डेफिसिट क्या है, जब आप हर तरह से अपना एक्सपेंडिचर पूरा करने की कोशिश कर रहे हो, नहीं हो पा रहा, तो लास्ट जो बचता है आपके पास ऑप्शन, दैट इज बोरोइंग, एंड दैट बोरोइंग इज फिस्कल डेफिसिट। अब आप सोच के देखिए जरा, वापस जाइए, जब आप बोरो करोगे तो बोरो करने से क्या होगा, आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट उनको पे करना पड़ेगा। अब रेट ऑफ इंटरेस्ट, मैंने ये कर्जा क्यों दिया था, क्योंकि मेरे रेगुलर अफेयर्स पूरे नहीं हो रहे थे। अब यहाँ पे फिर से वही चीज होगी, क्योंकि मैंने कर्जा ले लिया है, उसका रेट ऑफ इंटरेस्ट तो हर साल देना पड़ेगा, और वो क्या होगा, रेगुलर खर्चा,
रेगुलर खर्चा इधर से फिर से इसके ऊपर बर्डन पड़ेगा और एकदम से मैं ये चीज नहीं बढ़ा पाऊंगी। और उससे भी ऊपर सिचुएशन ये है कि कोरोना के अंदर हम कोई भी अपनी एसेट बिल्डिंग नहीं कर पा रहे हैं। हमें मरीजों को ठीक करने के लिए या ऑलरेडी जो मार्केट में इन दो सर्कल चल रहा है, खराब हो चुकी हैं चीजें, सिर्फ उनको मैनेज करना पड़ेगा, उनके ऊपर खर्चे होंगे। तो कहीं पे भी हम नया एसेट नहीं क्रिएट कर रहे हैं। क्योंकि हम नया एसेट क्रिएट नहीं कर रहे हैं तो ये आने वाले टाइम पे हमारे लिए कोई प्रोडक्टिव इन्वेस्टमेंट नहीं होगी, प्रोडक्टिव बोरोइंग नहीं होगी। जब ये प्रोडक्टिव है ही नहीं तो आने वाले टाइम में मैं वापस एज अ कंट्री में कहां से पैसे वापस करने की कोशिश करूंगी? ऑब्वियसली मैं अपने टैक्सेस को बढ़ाने की कोशिश करूंगी, नॉन टैक्सेस को बढ़ाने की कोशिश करूंगी, एक्सपेंडिचर्स एकदम से कम नहीं होंगे। तो आने वाले टाइम में इस फिस्कल डेफिसिट का बर्डन हम सब लोगों पे इंक्रीज होना शुरू हो जाएगा। अब आपको मैं ये जो चीजें लिखी हुई हैं इनके बारे में अब बताती हूँ, क्योंकि अब तुम्हें आइडिया हो गया होगा। तो ऐसा नहीं है, मैंने आपको बोला कि जब एक कंट्री, मैंने बिल्कुल अपनी फर्स्ट वीडियो में बोला था कि एक कंट्री जब डेवलपमेंट के पाथ पे निकलती है तो उसके पास कोई और ऑप्शन नहीं होता। डेवलपमेंट के पाथ के टाइम पे उसको कर्जे लेने पड़ते हैं। तो इसी के चलते इकोनॉमिस्ट और FRBM, फिस्कल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड बजट मैनेजमेंट, ये जो है ये हमें बताती है, ये एक ऐसी ब्रांच है आप ये कह लें गवर्नमेंट की, जो हमें ये बताती है कि कितना का कर्जा लेना बिल्कुल सही रहेगा और टाइम टू टाइम हमें पोक करती रहती है। तो 3% हमारे इकोनॉमिस्ट भी बोलते हैं और FRBM के अंडर, हमारे बजटरी मैनेजमेंट के अंदर हम 3% तक अगर फिस्कल डेफिसिट रखते हैं। और किसका 3%? हमारी जितनी कमाई है GDP का, अगर 100 रुपया मेरी कमाई है और मैं 3 रुपया लोन ले लेती हूँ तो कोई इतनी बड़ी बात नहीं है, प्रॉब्लम है कल को इसको प्रोडक्टिवली यूज करके कहीं ना कहीं से निकाल के दे दूंगी। बट जैसे ही ये 3% की विंडो क्रॉस करता जाता है, इसीलिए हर बार आप देखेंगे जब भी बजट सेट किया जाएगा कोशिश की जाएगी इस 3 की फिगर के पास उसको सेट करने की। तो अगर ये 3 से बढ़ता जाता है तो कोशिश की जाती है उस फिस्कल के दौरान उसको और ज्यादा वाइडन ना किया जाए। जैसे कि जो हमारा 19, अब ये जो फिस्कल डेफिसिट इस साल का बनेगा वो ऑब्वियसली हम प्रिडिक्ट कर रहे हैं, बट लास्ट ईयर का जो फिस्कल डेफिसिट है वो हमें पता लग चुका है। उसका जो टारगेट था वो था 3.5%। फिर जब सिचुएशंस बिगड़ने लगी तो उसको रिवाइज किया गया, वो हुआ 3.8%, बट जो एक्चुअल आया वो है 4.6%। पिछले साल हम इतना घाटे में थे और हमने इतना बोरो कर लिया था, मतलब हम ऑलरेडी 4.5 रुपए से ऊपर लोगों से बोरो कर चुके हैं, जबकि हम सिर्फ 3 रुपए बोरो कर सकते हैं। और अगर सिचुएशन ठीक रहती, ये सिचुएशन तो और बिगड़ गई, क्योंकि फरवरी के बाद से ही ये लॉकडाउन की सिचुएशन हो गई और उसके बाद जो हमारे GST है वो उसकी कलेक्शन जो है वो बहुत ज्यादा सफर हुई, जो कि हमारा इनडायरेक्ट टैक्स है। एट द सेम टाइम कोई भी बाहर निकला नहीं, किसी ने कोई परचेजिंग करी नहीं, तो जब परचेजिंग करेगा नहीं तो इनडायरेक्ट टैक्सेस कहाँ से देगा? और मोरेटोरियम पीरियड भी बढ़ता गया तो उसके चलते बैंकिंग भी क्राइसिस में चल रहा है। तो उसके बाद एक अभी ये जो न्यूज जो मैं पहले लेक्चर से इसमें स्ट्रेस दे रही हूँ, वो कह रहे हैं कि 5% से ऊपर होगा। जो हमारे चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर है वो बोलते हैं 5% से ऊपर होगा। देखिए कई IMF जो है, वर्ल्ड बैंक जो है, वो प्रिडिक्ट कर रहा है डबल डिजिट फिस्कल डेफिसिट। इन्होंने कैसे 5% से ही ऊपर, 5 से 5.3 से 5.5% की विंडो में इसको किस एजम्पशन पे रखा? ये मानते हैं कि अगर मेरा जो GDP, इस साल के GDP में जो ग्रोथ होगी, मतलब अगर मैं पिछले साल 100 रुपया कमा रही थी, अगर इस बार मैं 110 रुपए कमाने में कामयाब रही तभी ये सिर्फ 5 से 5.5% के बीच में रहेगा। मतलब अगर मैं वो 110 रुपए नहीं कमा पाई तो ये विंडो जो है वो और ऊपर चली जाएगी। तो इस अजम्पशन के बेसिस पे इन्होंने ये चीज बोली है, क्योंकि बाकी जो इकोनॉमिस्ट है वो इसको डबल डिजिट में जाने का पूरा आगे आने वाले टाइम में ये प्रिडिक्ट कर रहे हैं कि जो फिस्कल डेफिसिट है वो 10 या 10 से ऊपर जाएगा, क्योंकि हमारे ऊपर पिछले कर्जे भी बढ़ रहे हैं और इस बार भी हमारी मार्केट कुछ अच्छा नहीं कर रही है, जिसके कारण ऑब्वियसली हमें बोरो करना पड़ेगा। एज अ डेवलपिंग कंट्री हमारे खुद के रिसोर्सेज नहीं है सफिशिएंट। तो आप ये सोच सकते हैं अब
3 लेक्चर्स के बाद आई होप आपको अब ये समझ आ रहा होगा कि फिस्कल डेफिसिट इतना इंपॉर्टेंट क्यों है। नॉर्मली बोरो करना ही तो हुआ, बट उसका बर्डन हम लोगों के ऊपर क्या पड़ेगा अब आप इजीली इसको समझ सकते हैं। तो अगर आपको इन 3 वीडियोस में कोई भी क्वेरी है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में उसको पूछ सकते हैं, और मैं टाइम टू टाइम पिछली वीडियोस के ऊपर भी टेस्ट लेती रहूंगी और नीचे मैं क्वेश्चंस अपडेट करूंगी। अगर आपको लगता है कि आप कॉन्फिडेंट है उस टॉपिक के बारे में तो आप उन क्वेश्चंस का आंसर इस कमेंट सेक्शन में जाके दे सकते हो। एट द सेम टाइम अगर आपको कुछ भी सीखने को मिला है तो डू शेयर विद द अदर एस्पिरेंट्स ऑफ यूपीएससी और दूसरे स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 12th या फिर कोई भी मैक्रो इकोनॉमिक्स जो पढ़ रहा है, उन सबके लिए ये एक एक बेसिक कंसेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। और एट द सेम टाइम शेयर करिए, और अगर आपने कुछ सीखा तो लाइक जरूर करिए। थैंक यू सो मच।